हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हम कवर करेंगे सीए सेमी फाइनल का डीटी का टॉपिक। कौन सा? स्लम सेल। हम स्लम सेल कवर करेंगे आज। ओके, स्लम सेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। इसमें से जो सीएमए फाइनल का भी रिसेंटली जो जुलाई में एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था यहाँ से 8 मार्क्स का। ओके, तो इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। और सी फाइनल में भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पास्ट ईयर के इसमें हम सारे पास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ओके, इंक्लूडिंग रिसेंटली जो एग्जाम में आया था वो भी कवर करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, देखो स्लम सेल, पहले हम स्लम सेल स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो और टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स बच जाते हैं फिर उन्हें कवर करेंगे। ओके, सो इसे अच्छे से करना है, ये ध्यान रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन है मेरे पास, वो सारे हम कवर करेंगे। हर टाइप के मिल जाएंगे आपको। ओके, सो ये सीएमए फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्लासेस। और ये कब कब के लिए एप्लीकेबल है? ये है नवंबर और दिसंबर सीए सेमी फाइनल। और जो 23-24 है ना, अभी तो 23-24 ही चल रहा है। और 2024-25 की किसकी? मई और जून के लिए भी एप्लीकेबल है ये क्लास। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें समझेंगे कि स्लम सेल होता क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टॉपिक, फिर इसके क्वेश्चन कवर करेंगे सारे प्रैक्टिकली। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज स्लम सेल। स्लम सेल होता क्या है? तो ध्यान सुनना। जैसे क्या है, ये है एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 यूनिट्स हैं। एक है एक्स यूनिट, ये अलग है, और एक है वाई यूनिट। ओके, तो अब ये 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। ओके, तो इसमें जो एक्स वाई लिमिटेड है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि इसे सेल करना चाहती है। और वो काफी देर मैनी ऑप्शंस उसके थ्रू भी सेल कर सकती है। लाइक स्लम सेल हो गया, 1 by 1 सेट्स को भी सेल कर सकती है ना, और डिमर्ज भी कर सकती है, अमालगमेशन भी कर सकती है, ऐसा कुछ भी है ना। लेकिन क्या है, उसे स्लम सेल करना है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई भी एसेट्स है ना, एनी एसेट्स, वो इंडिविजुअल सेल नहीं कर सकते हैं। जो इसमें असेट्स हैं उसे क्या है, अंडर स्लम सेल इंडिविजुअल एक लाइक मशीन को अलग सेल कर दिया, मशीन को, और प्लांट को अलग कर दिया, और स्टॉक है उसे अलग से कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्लम सेल का मतलब ये कि उनको एक साथ ही सेल करना है। ठीक है, उस यूनिट को पूरे को ही ट्रांसफर करना है एज ए गोइंग कंसर्न बेसिस पर। ओके, यही मान के कि सामने वाला भी क्या करेगा, उस बिजनेस को चलाएगा, उस यूनिट को चलाएगा, रन करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। ओके, तो दिस इज कोल्ड स्लम सेल। यहाँ पर एसएससी क्या है, जो यहाँ पर कंपनी है जो अपनी यूनिट को ट्रांसफर कर रही है, 1 और मोर यूनिट को ट्रांसफर कर रही है, तो उसको क्या किस बेसिस पे करेगी ट्रांसफर? ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। ओके, तो ये समझ में आ गया ना। तो जैसे कि इसमें कोई असेट्स है, उसे बाइफरकेट अलग अलग करके ट्रांसफर नहीं करना है, उसे क्या करना है, एक साथ ट्रांसफर करना है। दैट्स इट। ओके, दैट इज नोन एज स्लम सेल। आया समझ में? और अब जो इसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी वो क्या होगी, या तो शॉर्ट टर्म होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, और क्या लिख देगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, और इसमें क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी इनकम अराइज होती है, वो शॉर्ट टर्म होगी कब होगी, और लॉन्ग टर्म होगी कब होगी, अगर क्या किया, अगर उस यूनिट को हेल्ड किया है कब तक, मोर देन 36 मंथ। अगर 36 मंथ से ज्यादा को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं यूनिट को, तो दैट इज जब अगर उसमें कोई भी यहाँ पर इनकम अराइज होती है, वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी। अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन के अंदर क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी।
उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, और 36 मंथ से कम है, बिलो 36 मंथ, देन उसमें क्या होगा बताओ, उसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ओके, और वही अगर क्या है, अगर कंपनी है, अगर वो सेल कर रही है, अगर उसमें क्या हुआ, ये किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, LTCG के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें LTCG पे कितना लगेगा, लॉन्ग टर्म पर लगेगा 20% टैक्स। ओके, और अगर क्या हो जाता है, अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम आती है तो उस पर सरचार्ज कितना लगता है बताओ जल्दी से, कंपनी पर 7%, है ना। और वही अगर 10 करोड़ से अब आ जाता है, अगर उसकी इनकम हो जाती है तो कितना आएगा, उस पर सरचार्ज कितना लगेगा, 12%, है ना। ये किसकी बात करूं मैं, सरचार्ज। ओके, और वैसे ही अगर शॉर्ट टर्म होता है तो नॉर्मली जो टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा एज इट इज वही अप्लीकेबल करेंगे। कंपनी है तो 30% आएगा, है ना। अब वो कंपनी है किसी भी 25% भी है, अब तो काफी सारे ऑप्शंस भी है ना। और वैसे ही अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की तरह उस पर जो टैक्स रेट आएगा उस पर लगाएंगे। ओके, सो ये था ओवरव्यू किसका, स्लम सेल का। अभी काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी बाकी हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा इसमें कि जो स्लम सेल है होता क्या है ना, और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा कब होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा तो कब होगा, और उस पर टैक्स रेट कितना अप्लीकेबल होगा। ओके, और उसमें क्या है, प्लस में क्या लगेगा, नेक्स्ट लास्ट में सेस लगेगा। सेस कौन सा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और वो कितना है, 4% है ना। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं हम स्लम सेल। एक सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है। अब ये सेक्शन देखो क्या लिखा, सेक्शन 50B स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। अब जो इसमें सेक्शन नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 50B है। अब इसमें कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल है, सेक्शन 50B किसके लिए, स्लम सेल। अगर क्या अंडर स्लम सेल करते हैं तो उसमें कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा, चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 50B। ओके, तो इसमें क्या लिखा देखो, इसमें सेक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है उसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है उसका 242 सबसेक्शन 42C। ओके, इसमें लिखा है स्लम सेल मीन्स द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय एनी मीन्स for a slum cell consideration without value being assigned to a individual assets and liability in such transfer। अब इसमें क्या बोला, इसमें एक बोला है कि जो भी अंडरटेकिंग है, वन है या एक या उससे ज्यादा है, तो उसको कैसे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर बोला गया है। इसमें थोड़ा अमेंडमेंट भी है ना, अमेंड भी कर रखा है ना। तो इसमें क्या सेल की जगह क्या ट्रांसफर बोलेंगे उसे। ट्रांसफर, अगर असेट्स को ट्रांसफर करते हैं कैसे, अदर देन इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रांसफर नहीं करना, विदाउट वैल्यू बीइंग असाइंड टू अ इंडिविजुअल असेट्स। इंडिविजुअल असेट ट्रांसफर नहीं करनी, उसे टुगेदर करनी है, एक साथ करनी है, चाहे असेट्स हो लाइबिलिटीज हो। ओके, और इसमें क्या है, अब नेक्स्ट देखो, उसमें उसके बाद क्या लिखा, ये देखो क्या लिखा, चार्ज ऑफ कैपिटल गेन। अब इसमें लिखा चार्ज ऑफ कैपिटल गेन, चार्ज ऑफ कैपिटल गेन, इसमें क्या प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल shall be taxable as a capital gain in the previous year in which slum sale is effected। मतलब इसमें जो कैपिटल गेन होगा, अराइज होगा, जो भी गेन अराइज होगा उसे क्या किसके अंडर टैक्सेबल करेंगे, अंडर कैपिटल गेन। और जिस ईयर में इन विच ईयर क्या स्लम सेल इफेक्ट करेगा उसी ईयर में क्या करेंगे, उससे टैक्सेबल करेंगे। ओके, अब उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल गेन, इसमें क्या लिखा, नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैपिटल गेन। If the capital gain assets being one or more undertaking was owned, okay, उसमें क्या was owned and held by the assessee for not more than 36 months, the capital gain will be short term capital gain। In any other case it shall be into long term capital gain। तो इसमें वही बताया कि अगर कोई कैपिटल गेन, उसका नेचर कब क्या होगा, क्या नेचर मीन्स उसका लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब होगा, अगर
36 मंथ से कम वो अंडरटेकिंग को हेल्ड कर रखा है तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। और 36 मंथ से ज़्यादा के लिए हेल्ड कर रखा है तो उसमें कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा, मेट कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, अगर कंप्यूट करना है यहाँ पर कि कैसे निकालेंगे, इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म जो इनकम निकलेगी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें क्या बोला है, इसमें लेना फुल वैल्यू कंसिडरेशन। फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है, इसमें एफएमबी। अब इसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन कौन सी लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है या मार्केट वैल्यू लेनी है। तो इसमें क्या लेनी होती है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना है। अगर उसमें दो ऑप्शन गिवन है, क्या, एक तो गिवन होगा बुक वैल्यू और दूसरा क्या गिवन होगा, और फेयर मार्केट वैल्यू। तो इसमें से कौन सी लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ए सेल्स कंसिडरेशन। अब उसमें से लेस क्या करेंगे, अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग स्लम सेल, इन दैट क्या, उन एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम, माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। और नेट सेल कंसिडरेशन में से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, अब इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं नेट वर्थ को। अब नेट वर्थ कैसे निकलते हैं, टोटल असेट्स माइनस में जो भी उसकी लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, नेट वर्थ आ जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बीइंग नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग। अब इसमें क्या, अंडर स्लम सेल, स्लम सेल के अंडर क्या होता है, अंडर स्लम सेल, स्लम सेल के अंडर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मली जो भी नेटवर्थ है उसी को हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसिडर करेंगे और उसी को माइनस कर देंगे, फिर जो भी आएगा वो इनकम आ जाएगी। ओके, वो या तो शॉर्ट टर्म हो सकती है या तो लॉन्ग टर्म होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या, देखो, स्लम सेल क्या करेंगे बताओ, कंसीडर करेंगे एज ए गोइंग कंसर्न बेसिस, गोइंग कंसर्न बेसिस। ओके, अब इसमें क्या है, यहाँ पर नॉर्मली जो स्लम सेल के अंडर कंसिडरेशन होता है वो किस में होता है, जनरली होता है इन कैश। ये किस में होता है, कैश में होता है। ओके, जो 99% होता है स्लम सेल में किस में होता है, कैश में होता है। लाइक क्या होता है, लाइक डिमर्जर हो गया, मर्जर हो गया, है ना, और ऐसे ही क्या हो गया, अमालगमेशन हो गया। इनमें क्या होता है, इसमें क्या, इनमें इशू करते हैं शेयर्स, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें जनरली किस में होता है, कैश में होता है। ओके, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो क्या समझ में आया यहाँ पर आपको भी, अभी तक देखा यहाँ पर कि यहाँ पर उसकी हमने डेफिनेशन देखी, है ना, उसके बाद नेचर उसका कैपिटल गेन का नेचर क्या होगा, और उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, तो इसका टैक्सेबल जो सेक्शन है कौन सा है, 15B। ओके, 15B है। और अब देखो इसमें क्या है, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये तो मैंने समझा ही दिया है कि जो नेट वर्थ होगी ना, नेट वर्थ कैसे निकालेंगे वो जब क्वेश्चन कवर करेंगे तभी कवर कर लेंगे उसे, ठीक है। नेट वर्थ में टोटल एसेट्स माइनस में टोटल लायबिलिटी। ओके, और उसके बाद क्या है, डीम्ड वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। डीम्ड वैल्यू कंसिडरेशन में क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, दैट्स इट। ओके, फेयर मार्केट की जो वैल्यू होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे एज ए सेल कंसिडरेशन। ओके, फिर और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर देखो यही आ गया ना, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू में क्या देखो, CBDT हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 15B सबसेक्शन 2 क्लाउज 2 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट वुड बी हायर ऑफ, हायर क्या है, FMB बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल, और क्या FMB2 बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल। ओके, अब इसमें क्या है, जो यहाँ पर है
ट्रांसफर जो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, एक तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है बाय इस्लाम सेल, ओके, और जो उसमें जो कंसीडरेशन मिल रहा है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, उसका टोटल कर दो, जो दोनों में से हायर होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, फेयर मार्केट वैल्यू, ओके। नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी मतलब जो कैश में मिला और नॉन कैश में मिला है, ओके, तो उन दोनों का टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा, कंसीडरेशन हो जाएगा, टोटल कंसीडरेशन है ना, तो उसी को क्या कंसीडर करेंगे, उसी को कंसीडर करेंगे एज ए, बताओ क्या कंसीडर करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अब दोनों में से जो भी हायर होगी तो उसी को हम कंसीडर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी हायर होगी, ओके। अब इसके बाद क्या है, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, नेटवर्थ की बात करते हैं। तो नेट वर्थ में क्या है, जब आप नेट वर्थ निकालोगे ना, नेट वर्थ, और नेट वर्थ कैसे निकालोगे, इसमें से करोगे टोटल असेट्स, उसमें से लाइबिलिटीज है उसकी, सच अंडरटेकिंग की जो जितनी भी लाइबिलिटीज है उसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, नेट वर्थ, ओके। अब इसमें क्या है, देखो नेट वर्थ में रिवैल्यूड असेट्स, अगर क्या है वैल्यू रिवैल्यूड की हुई असेट्स, असेट्स को रिवैल्यूड किया तो उसके कर देंगे हम, इग्नोर कर देंगे, ओके। इग्नोर करना है रिवैल्यूड वाली असेट्स को। अब क्या करना है, जो कोई भी डेप्रिसिएबल असेट्स है, तो डेप्रिसिएबल असेट्स का क्या करना है, बताओ जल्दी से, डेप्रिसिएबल इसे बुक वैल्यू पर कंसीडर करना है, और बुक वैल्यू कौन सी वाली, एज पर इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स की बुक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगी उससे क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे, ओके। और अदर असेट्स है, जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी ना उस पे लेंगे, ओके। तो ये था, और इसमें क्या है, अंडर दिस एक और, अगर कोई असेट्स, कौन से असेट्स है, एनी असेट्स विच इज ड्राइव फ्रॉम सेक्शन 35 AD, 35 AD की कोई भी असेट्स है तो उसकी जो वैल्यू है ना उसे जीरो कंसीडर करना है, नील, ओके। तो ये क्या है, तो ऐसे हम निकालेंगे नेटवर्थ। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के बाद हम और भी कुछ डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। और ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। तो ये बुक्स देखो, अब जो भी इसमें नॉर्मली जो मेन चीज़ें वो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दी है, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर जो भी कुछ नए जो भी कंसेप्ट होंगे क्वेश्चन के साथ में हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी लाइक अगर हमें इसमें जो टैक्स लायबिलिटी है उसे बचाना है, अगर हमें टैक्स पे नहीं करना है तो उसके लिए हमें बताना है कि हम कैसे टैक्स की लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं, है ना। तो वो आएगा क्वेश्चन में, फिर वो क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो एक क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो देखेंगे इसमें क्या लिखा है, पहले देखो इसमें लिखा है एक्स लिमिटेड हैज ट्रांसफर इट्स यूनिट एन टू बाय, जो इसकी यूनिट कौन सी है, एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें जो यूनिट एन है, यूनिट एन को ट्रांसफर कर रहा है, किसे कर रही है, बाय लिमिटेड को, बाय लिमिटेड को ट्रांसफर करे बाय वे ऑफ इस्लाम सेल, और कब करे, November 30, 2022, ओके। द समराइज बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ गिवन बिलो, अब उसी दिन की ये बैलेंस शीट गिवन है, उसमें क्या असेट्स लायबिलिटी गिवन होगी, है ना। अब इसमें क्या दिया है, देखो उसकी पेड अप कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लायबिलिटीज है उसकी, यूनिट एल की है, एम की है, एन की है, मतलब इसमें कितनी 3 यूनिट्स हैं, उसमें से कौन सी एन वाली यूनिट है उसे क्या करे, वो ट्रांसफर करे एज ए इस्लाम सेल। और उसमें क्या लिखा, फिक्स असेट्स गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर अदर असेट्स भी गिवन है, ओके। और इसमें क्या, यूजिंग द फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो
कंप्यूट द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल ऑफ यूनिट एन एंड टैक्स ऑन सच कैपिटल गेन। अब क्या इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना है, क्या जो यूनिट एन को ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर कैपिटल गेन और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। और क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, क्या लिखा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2007 एंड 8 एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आर गिवन रेस्पेक्टिवली। जो गिवन है यहाँ पर 129 और 331। अब मैंने ये भी बोला था कॉस्ट ऑफ जो भी इन्फ्लेशन है इंडेक्स है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट जो वो क्या करेंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें क्या निकाल इसमें नेट वर्थ निकालने ओनली। ओके, तो अब इसमें क्या देखो, उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, इसमें लिखा स्लम सेल कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर यूनिट एन इज 800 लाख रुपीज और फेयर मार्केट वैल्यू इज 880 लाख। अब इसमें देखो एक तो दिया है ये 800 लाख और कंसिडरेशन लमसम कंसिडरेशन गिवन है ना, और कितना है फेयर मार्केट की कितनी है 880। अब बताओ कौन सा लेंगे दोनों में से, मैंने बताया भी था कौन सी लेनी, फेयर मार्केट वैल्यू वाली। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, कंसिडरेशन 880 लाख। और उसके बाद क्या दिया, फिक्स एसेट्स ऑफ यूनिट एन इंक्लूड लैंड विच वाज परचेज एट 60 लाख इन अगस्त एंड रिवैल्यूड एट 90 लाख ऑन 31 मार्च 2022। अब मैंने ये भी बोला था अगर कोई एसेट्स को रिवैल्यूड किया है तो उसे रिवैल्यूड वाली एसेट्स को इग्नोर कर देंगे, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसी को कंसीडर करेंगे। तो कितना कंसीडर करेंगे बताओ, 60 लाख नॉट 90 लाख। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, अदर फिक्स एसेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 460 लाख। जो अदर एसेट्स हैं वो कितने की है, 460 लाख की। और 550 लाख लेस वैल्यू एंड लैंड विच represent written down value the assets as per book. The written down value of these assets under section 43 subsection 6 of Income Tax Act 1961 is 410। अब देखो मैंने ये बोला था कि जो डेप्रिसिएबल असेट्स है वो किसके अकॉर्डिंग लेनी है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स में सो रही ना उसी के अकॉर्डिंग लेने, तो उसमें कितनी सो रही है 410 लाख की, तो उसी को हम कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा, पॉइंट नंबर 5 में देखो, पॉइंट नंबर 5 में लिखा यूनिट एन वाज सेटअप बाय एक्स लिमिटेड इन जुलाई 2007। मतलब इसे यूनिट को कब सेटअप किया था, 2007 में। और हम इसे कब ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं नवंबर 2022। तो अब देखो गैप कितना है, मोर देन 36 मंथ है ना, 36 मंथ से ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा कैपिटल गेन आएगा, नेचर क्या होगा उसका, LTCG कैपिटल गेन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेप इसका होगा, पहले स्टेप क्या होगा इसका आंसर, स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ। पहले तो नेटवर्थ निकालेंगे। ओके, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्थ मीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसमें क्या करना है, जो उसकी टोटल असेट्स है उसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटी। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर देखो गिवन भी है, क्या क्या गिवन है यहाँ पर गिवन है फिक्स असेट्स और अदर असेट्स, और उनकी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्किंग गिवन है वहाँ पर उनकी फिक्स असेट्स कौन सी कंसीडर करनी है, वहाँ पर हमें खुद ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो फिक्स असेट्स है वो कितनी है, फिक्स असेट्स लैंड की है वो है 60 लाख है ना, फिक्स असेट। अब ये कौन सी है, इग्नोर, क्या इग्नोर करना है, इग्नोर रिवैल्यूएशन, ये है 60। और इसके बाद क्या देखो, और फिक्स असेट्स कितनी है यहाँ पर देखो, 410 लाख की है, 410 लाख। अदर फिक्स असेट्स
ये कौन सी लेनी है? एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितनी है? 410। अब इसके बाद कितनी है देखो, फिक्स असेट्स की हो गई ना। अब अदर असेट्स में आओ। अदर असेट्स में क्या है देखो, अदर असेट्स। अब इसमें देखो अदर असेट्स के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा वर्किंग गिवन नहीं है, तो कौन से लेंगे? जो उसकी गिवन है उसकी बुक वैल्यू वही लेंगे, अदर असेट्स। अदर असेट्स इसकी कितनी है? अदर असेट्स है 3,90,000 रुपीज। कितने है ये? रुपीज इन लैख। ओके, और यहां पर कुछ है बताओ जल्दी से। फिक्स असेट्स भी हो गई 60 लाख, और उसमें क्या अदर फिक्स असेट्स भी हो गई उसकी। अदर फिक्स असेट्स कितनी? 410 लाख। और बस इसका टोटल करो। इसका टोटल करोगे तो देखो कितना आएगा, 60 प्लस में 410 प्लस में 390, ये आएगा 860। अब इसमें से लेस करेंगे लायबिलिटी। अब देखो लायबिलिटीज में क्या गिवन है? लायबिलिटी एन की कितनी लायबिलिटी है? 90। माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 860 माइनस में 90, ये आ गया ना 770। ये क्या है? नेट वर्थ। ओके, स्टेप 1 हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 2 में करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर इस्लम सेल। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर इस्लम सेल। अब इस्लम सेल के अंडर क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन। ओके, कैपिटल गेन। अब इसमें देखो कैपिटल गेन यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा? फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24, है ना। तो अब देखो यहाँ पर इसका जो सेल्स कंसिडरेशन कितना आएगा? 880 आएगा लाख रुपीज इन लाख में आएगा ना सेल्स कंसिडरेशन। रुपीज इन लाख अमाउंट पर्टिकुलर। अब क्या आएगा बताओ यहाँ पर? सेल्स कंसिडरेशन। कितना है? सेल्स कंसिडरेशन कितना था? 880, ठीक है। और उसमें एक्सपेंस तो थे ही नहीं कोई, है ना। ट्रांसफर एक्सपेंस नील थे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। नेट सेल कंसिडरेशन कितना है? 880 लाख। अब इसमें माइनस क्या करेंगे बताओ? नेट वर्थ। अब वर्किंग नोट कौन सा था? स्टेप 1 था ना। स्टेप 1 ही लिख दो यहाँ पर, जो बनाया आपने लिखा है स्टेप 1, वही नेट वर्थ क्या है? नेट वर्थ कितनी है? 770। यहाँ पर कितने आएगी? 770 लाख। ओके, तो अब इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो कितना आएगा देखो? 880 माइनस में 770, तो ये आएगा 110। इसका मतलब क्या है? 1,10 लाख। ओके, तो ये आ गया। अब हमें इसमें बोला है कि टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, तो टैक्स लायबिलिटी भी निकाल दो। तो क्या बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना आएगा? पहले तो देखो ये कंपनी है, क्या है देखो एक्स लिमिटेड है, मतलब वो कंपनी है। तो कंपनी है, कंपनी पे क्या आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। और कैपिटल गेन कितना इंटरेस्ट और नहीं, टैक्स रेट कितना है बताओ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना बताया था मैंने? 20%। तो क्या आएगा? इसे अलग लिखते हैं, है ना।
टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में क्या आएगा, टैक्स आएगा, टैक्स ऑन LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 110 110 लाख, इसका कितना आएगा 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना लगता है 20%, तो 20% कितना आएगा 22 लाख। ओके, अब इसमें सरचार्ज भी आएगा क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हुई है ना। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो कितना सरचार्ज आएगा 7%। सरचार्ज कितना आएगा @7%, और 7% निकालोगे तो कितना होगा इसका 1.54। अब इसको प्लस कर दो तो कितना आएगा 23.54। ये क्या है, टैक्स बिफोर सेस। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स @4%। इसका 4% कितना आएगा, क्या आएगा 0.9416, 23.54। ये आएगा टोटल कितना हो जाएगा 24.4816। ये आएगा टैक्स लायबिलिटी। ओके, अब इसमें आपको नोट्स भी लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। अब नोट्स कैसे लिखोगे, देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बताना, पहले तो बताना ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला नोट इसमें क्या लिखोगे, सिंस यूनिट एन हेल्ड मोर देन 36 months, hence long term capital gain will be arise। ओके, तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आएगा। और पहला तो ये वाला होना चाहिए था पॉइंट, क्या है, सिंस इट इज इस्लाम से हेंस टैक्स liability will be calculated under section 50B। ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, उसके नोट्स भी बताने हैं कि अगर शॉर्ट टर्म है तो क्यों है, और सेक्शन को अप्लीकेबल 50B हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इस्लाम सेल है। ओके, तो ये था क्वेश्चन, और इसमें और भी चीजें मुझे डिस्कस करनी है। तो क्या करना है, वीडियो पॉज करो यहाँ से और लिख लो इसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें पता, अब यहाँ पर देखो वन मोर थिंग, क्या ये भी इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। क्या अगर इस्लाम सेल के अंदर क्या हुआ, अगर कोई असेट्स है, लाइक कोई असेट्स अभी 3 या 4 मंथ बिफोर ही बाय किया है, एनी असेट, कोई फिक्स असेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी असेट्स हो, एनी असेट्स बाय विदिन 36 months, that is also considered as long term under इस्लाम सेल। इस्लाम सेल के अंदर क्या इसे भी लॉन्ग टर्म ही ट्रांसफर कंसीडर करेंगे जब ट्रांसफर करेंगे। ओके, लाइक आपने क्या किया, एक असेट्स बाय की थी, हम कब की बात कर रहे हैं, लाइक 20
23-24 की असेसमेंट ईयर। ये कौन सा ईयर है? ये फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 23-24 है ना। इसका जो फाइनेंशियल होगा वो क्या होगा? 22-23 होगा। 22-23 में क्या किया यहाँ पर? इसमें यहाँ पर नवंबर में क्या किया? नवंबर में असेट्स बाय की है, कितने की? 1 लाख की। ओके, 1 लाख की असेट्स बाय की है। अब आपने क्या किया? इसी को नवंबर में बाय की 1 लाख की। अब जो यूनिट, अब इसमें कौन सा यूनिट ए है? यूनिट ए के अंदर एक असेट्स बाय की है, कितने की? 1 लाख की। ओके, अब इसी यूनिट को क्या कर रहे हैं? इसे 1 मार्च 2023 को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो ट्रांसफर करना, ये तो अभी तो इसके क्या है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो ये क्या, अभी तो ये जो भी वैसे अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस पर राइज होना चाहिए अगर कोई आता है तो, है ना। लेकिन नहीं, अंडर इस्लाम सेल क्या होता है, जो असेट्स है, जो जितनी भी सारी असेट्स हैं उन सबको ट्रांसफर करेंगे। अगर वो यूनिट, हम इसमें किसे क्या देखना है? इसमें यूनिट को देखना है, वो 36 मंथ से ज्यादा है या नहीं है। असेट्स है, आज खरीदी हो और कल इस्लाम सेल में बेच रहे हैं तो उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही राइज होगा। दैट्स इट। ओके, और दूसरी बात क्या है इसकी? दूसरी बात है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को क्या है, वो भी अंडर इस्लाम सेल क्या मानेंगे? उसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही राइज होगा। कोई भी इनकम पीजीबी में नहीं जाने वाली यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इन्वेंट्री है, उस पर भी LTCG आएगा या तो STCG आएगा। दैट्स इट। ओके, तो ये था कंसेप्ट इस्लाम सेल का। हम क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इनके इस्लाम सेल में। अब क्या करते हैं, अब जो भी बात है, मतलब जो भी अब रह गया इसमें, वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू इस्लाम सेल. In next class we are going to cover a lot of practical problems. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.